जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जेपी सर आप लोगों के बीच फिर से इतिहास का एक नया अध्याय लेकर के हाजिर हुआ हूं। हमने इससे पहले का क्लास में पढ़ाया था, मुगल काल को पढ़ा रहा था। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं औरंगजेब को लेकर के आए हैं, क्योंकि इससे पहले के क्लास में शाहजहां को पढ़ा रखा था। कुछ दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ फैमिली इशू के होने की वजह से, लेकिन अब हमारी वीडियो प्रॉपर आप लोगों के बीच आएगी। बेहिचक आप लोग टाइमली क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं औरंगजेब, एक ऐसे शासक जिसने लगभग 49 वर्ष भारत के मुगलों की गद्दी पर शासन किया। एक ऐसा शासक जिसने अपने भाइयों को ही पराजित करके गद्दी हासिल की। एक ऐसा शासक जिसने अपने पिता को बंदी बना करके गद्दी को हासिल किया। आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका साम्राज्य भारत के इन भौगोलिक क्षेत्रों में विशालतम रूप से फैली हुई थी और एक ऐसा शासक जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शासक जिसे मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। आज हम उस शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने मुगल साम्राज्य को काफी ज्यादा विस्तारित किया। इसके शासन काल में मुगल वंश या मुगल साम्राज्य जो था एकदम विस्तारीकरण की ओर अग्रसर था, चरमो उत्कर्ष पर था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि यह जो थे औरंगजेब, यह अपने मुगल वंश के छठे सम्राट थे। मुगल वंश के कितने नंबर के सम्राट थे? छठे सम्राट थे। एक सेकेंड, गुड। मुगल वंश के छठे नंबर के सम्राट थे, इसका जो शासन काल था यह छठा नंबर पर आता था। इसके शासन काल में जो भौगोलिक विस्तार था मुगल वंश का, चरमो उत्कर्ष पर था बाबू, यानी कि एकदम काफी ज्यादा बढ़ गया था। आज हम इसके बारे में विशेष विश्लेषण करते हैं और जानकारी देते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1668 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। दाहोद कहां पर जाता है? दाहोद, ध्यान रखिएगा, दाहोद गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। दाहोद गुजरात में इनका जन्म जो हुआ था 3 नवंबर 1618 को। इनके पिता कौन थे? इनके पिता शाहजहां। पिता कौन थे? शाहजहां। वही शाहजहां जिसने अपनी पत्नी के यादों में ताजमहल बनवाया। जिसने अपने पत्नी के यादों में क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। उसी शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। इनकी माता कौन थी? इनकी माता जो थी वही शाहजहां की पत्नी जिनके याद में महल बना था, मुमताज महल। मुमताज महल इनकी क्या थी? माता थी। हालांकि शाहजहां के 4 गो पुत्र थे, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे। ये तीसरे नंबर के पुत्र थे बाबू। कितने नंबर के? तीसरे नंबर के पुत्र थे ये, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे, चारों पुत्र के बारे में। अभी इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ। इनके पिता मुगल बादशाह शाहजहां थे और इनकी माता मुमताज महल थी, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ फारस की राजकुमारी थी। फारस की राजकुमारी, नाम था इनका क्या? दिलरास बेगम। नाम इनका क्या था? दिलरास बेगम। जानते हैं फारस कहाँ है? हम कई बार जिक्र किए हैं, मुगल में ही।
कई बार हमने बताया कि फारस कहाँ है। फारस अभी के समय में फारस को हम किस नाम से जानते हैं? तो फारस को अभी के समय में हम ईरान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? ईरान के नाम से। फारस को हम किस नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरान। ईरान को ही हम किस नाम से जानते हैं? फारस के नाम से। तो फारस की राजकुमारी थी दिलरास बेगम, उनसे विवाह हुआ इनका 8 मई 1637 को। कब हुआ था? 8 मई 1637 को इनका विवाह हुआ, 8 मई 1637 को। हालांकि आप डेट नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन कालखंड याद रखिएगा। कालखंड यानी कि वर्ष को आप लोग याद रखिएगा। 1637 में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। किनसे हुआ था? दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम से। ठीक है, ये जो थे बचपन से ही औरंगजेब जो थे बेहद मेधावी छात्र थे। मेधावी कहने का मतलब बहुत ही तेज तर्राक बच्चा थे। बचपन से ही बहुत तेज था पढ़ने में, और इतना पढ़ने में तेज था कि इनको एक ही भाषा नहीं, कई सारे भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें फारसी, अरबी, तुर्की, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा इनको जो है युद्ध कला में भी एकदम महारथी हासिल था। युद्ध कला में भी महारथी हासिल था। यह जो है अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के साथ साथ इस्लामी कानून और क्या था, इस्लामी कानून का गहन अध्ययन करते थे। उसके बाद सैन्य राजनीति, कूटनीति और मुगल इतिहास में इनका विशिष्ट स्थान बनाया गया था। यानी कि ये व्यक्ति जो थे, जिनका नाम औरंगजेब है, ये जो है सो 3-4 भाषाओं के ज्ञाता तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ कौन कौन भाषा था? ध्यान रखिएगा, अरबी, फारसी, अरबी, फारसी और क्या? अरबी, फारसी, तुर्की। ठीक है, 3 भाषाओं का ज्ञान था। साथ में इस्लामिक कानून जो है, इस्लामिक जो धर्म है, इसके बारे में भी यह ज्ञात रखते थे। इनके बारे में भी इनको अत्यधिक नॉलेज था। और युद्ध कला में, साथ में कूटनीति, जो राजनीति होता है, जो राज्य में जिस वजह से राज्य चलता है, और कूटनीति, कूटनीति जानते हैं क्या होता है? यानी कि चालाकी। हम जिस नीति के तहत हम राज्य को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटनीति। और कूटनीति में भी यह महारथी हासिल कर रखा था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जो है बाबू सब कुछ में बेहतर था, लेकिन जब इनके पिता शाहजहां 1657 में, जब शाहजहां बीमार पड़ा, क्या पड़ा? बीमार पड़ा। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्र के आपस में ही क्या होना शुरू हो गया? संघर्ष होना शुरू हो गया। किस चीज के लिए? तो युद्ध के लिए, सॉरी, गद्दी के लिए। चारों पुत्र में युद्ध होना शुरू हो गया, जिनमें इनका जो बेटा था औरंगजेब ने अपने कूटनीति और रणनीति के आधार पर सामूगढ़ का युद्ध में अपने बड़ा भाई दारा शिकोह, किसको? इसका बड़ा भाई कौन था? दारा शिकोह था। दारा शिकोह। इस दारा शिकोह को इसने क्या किया? सामूगढ़ के युद्ध में पराजित कर दिया। दारा शिकोह को सामूगढ़ के युद्ध में पराजित कर दिया। हालांकि कई युद्ध हुआ था। ये जो उत्तराधिकार का युद्ध था, ये कई सारा युद्ध हुआ था। अगर आप कहिएगा तो इसे हम एक पन्ना में अलग से बताएंगे। देखिए, कहेंगे क्या? एक हम पेज लेते हैं। जब 1657 में शाहजहां, एक सेकेंड, शाहजहां बीमार पड़ा, बीमार हुआ, तब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जो कि खूनी युद्ध कहलाया। इतिहास का सबसे बड़ा उत्तराधिकार का युद्ध था। ये जो
शाहजहां के पुत्रों में हुआ था। इनके जो सबसे पहला युद्ध हुआ था, सबसे पहला जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध ये कब हुआ था? 1658 में। किनके किनके बीच में हुआ था? तो औरंगजेब एक सेकंड, एक मिनट, गलती हो गया। बहादुरपुर का जो युद्ध था 1658 में हुआ था। किनके किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था शाह शुजा और वर्सेस शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। इसमें जीत हुई थी किसकी? तो इसमें जीत हुई थी आपका, किसका हुआ था? तो शाह शुजा का हुआ था। शाह शुजा का क्या हुआ था? जीत हुआ था। शाह शुजा का जीत हुआ था। दूसरा इसमें युद्ध हुआ था बाबू, इसमें जो दूसरा युद्ध हुआ था धर्मात का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मात का युद्ध। धर्मात का युद्ध जो हुआ था, धर्मात का युद्ध ये भी 1658 में हुआ था। 1658 में हुआ था। किनके किनके बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। किनके किनके बीच में? औरंगजेब और किसके बीच में? दारा शिकोह के बीच में। जिसमें जीत हुई थी किसकी? तो जीत जो है बाबू औरंगजेब को हुई थी। किसकी हुई थी? औरंगजेब की। औरंगजेब की जीत हुई थी। ठीक है, धर्मात का युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध जो है सो सामूगढ़ का युद्ध था। कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध जो है सो कब हुआ? तो ये भी, एक सेकंड, दौड़ यार, 1658। और ये भी जो हुआ था सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था, ये भी 1658 में हुआ था। 1658 में ही सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। इसमें जीत हुई थी किसकी? तो औरंगजेब की। औरंगजेब की। और इसी युद्ध के बाद औरंगजेब ने, सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवाया, गद्दी पर बैठा। क्या किया? राज्याभिषेक करवाया, यानी कि गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा इसी युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? औरंगजेब बैठा। कौन सा युद्ध के बाद? सामूगढ़ का युद्ध। किससे हराया? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो कि इसका क्या था? बड़ा भाई था। दारा शिकोह क्या था? बड़ा भाई था इसका, उसको हराया। ठीक है, उसके बाद चौथा युद्ध होता है, एक और युद्ध होता है। 5 युद्ध हुआ था टोटल। कितना युद्ध हुआ था? 5 युद्ध हुआ था, जो कि उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है। खजुआहा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चौथा नंबर, खजुआहा का युद्ध। खजुआहा का युद्ध। खजुआहा का युद्ध ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब और
औरंगजेब और ये भी जो युद्ध था औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था। किसके बीच में? औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। शाह शुजा के बीच में। जीत किसकी हुई? तो औरंगजेब की। अरे औरंगजेब की जीत हुई। उसके बाद एक और युद्ध होता है, एक और युद्ध होता है, चौथा युद्ध युद्ध कहलाता है, पांचवा युद्ध, सॉरी कौन सा युद्ध कहलाता है? पांचवा युद्ध। एक और युद्ध होता है जो कि देवराय का युद्ध कहलाता है। ये भी हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह में। कौन सा युद्ध हुआ था? देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपको 1659 में। किसके किसके बीच में? तो औरंगजेब और वर्सेस दारा शिकोह, फिर से दारा शिकोह के बीच में हुआ था। दारा शिकोह, और इस युद्ध में जो है दारा शिकोह मारा गया। क्या हुआ? दारा शिकोह मारा गया, इसको मार दिया गया। और पुनः इस देवराय के युद्ध के बाद औरंगजेब ने फिर से अपना क्या करवाया? राज अभिषेक करवाया। राज अभिषेक करवाया। कब? कौन सा युद्ध के बाद? देवराय के युद्ध के बाद पुनः राज अभिषेक करवाया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो था ये और उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है? उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है। कब कब हुआ था? तो 1658 में, 1658 में, 1658 में। यानी कि एक बार बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मात का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, सामूगढ़ का युद्ध याद रखिएगा। सामूगढ़ का युद्ध इंपॉर्टेंट है जो कि 1658 में हुआ था। और दूसरा इंपॉर्टेंट है देवराय का युद्ध। कौन सा? देवराय का युद्ध। ये दोनों युद्ध जो था जो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है सो औरंगजेब गद्दी पर बैठ पाया था, इसी दोनों युद्ध के बाद। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये जो 5 युद्ध देखे हम, ये सारा का सारा युद्ध जो था सो उत्तराधिकार का युद्ध था। कौन सा था? उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में थे ना, इसी को बढ़िया से बताते हैं, फिर से एक बार ट्राई कर। देखिए, तो 1657 में हमने बता दिया शाहजहां बीमार हो गया 1657 में। उसके बाद जो है सो शाहजहां बीमार होने के बाद शाहजहां को जो है आगरा के किले में बंद कर दिया गया। और उसके बाद इन चारों भाइयों में युद्ध होने लगा उत्तराधिकार का, जिनको हमने बताया। और उत्तराधिकार के युद्ध में जो है सो सबसे पहले सामूगढ़ का युद्ध में जो है सो अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराने के बाद औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को, कब डेट ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने क्या करवाया? दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। दूसरा इन्होंने द्वितीय राज्याभिषेक कब करवाया? तो देवराय के युद्ध के बाद। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। और अपने बड़े भाई फिर से किसको हराया? दारा शिकोह को हराया। और हराने के बाद 15 जून 1659 को इसने पुनः अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया, दोबारा राज्याभिषेक। ऐसा काहे कि करवाया? तो जो पहला बारी जो जीता था तो आनन फानन में, जल्दी जल्दी में नहीं होता है, गए फटाफट युद्ध जीते, नहीं तो गद्दी पर कोई दूसरा आदमी बैठ जाएगा। गया फटाफट जैसे तैसे करके क्या करवा लिया? अपना राज्याभिषेक करवा लिया, ताकि हम क्या बन जाए? बादशाह बन जाए। लेकिन फिर जब इसने पुनः से इसको हराया, दारा शिकोह को पुनः से हराया, तो दारा शिकोह को जब पुनः से हराया तब इसने फिर से क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया। और इस बार जो है पूरा धूमधाम से सभी रिश्तेदार को बुला करके, जितने राजा महाराजा थे सबको बुला करके फिर से क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया, ताकि पूरा दुनिया, पूरा विश्व क्या कर सके? इस चीज को देख सके। ठीक है, इसके लिए इसने दोबारा से क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके जो शासनकाल को, जब यह गद्दी पर बैठ गया तो इसके शासनकाल को हम 2 चरण में पढ़ते हैं। कितने चरण में पढ़ते हैं? 2 चरण में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल बहुत लंबा है। हम क्या बोले थे आपको? शुरू में ही बोले थे कि इसने 49 वर्ष, कितने वर्ष? 49 वर्ष शासन किया। तो इसका जो शासनकाल है काफी लंबा है, जिस वजह से इसके शासनकाल को हम 2 खंड में बांट करके पढ़ते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने अपने जीवन का 2 महत्वपूर्ण अभियान किया था।
दो महत्वपूर्ण अभियान कहने का मतलब कि जो इसके शासनकाल को बांटा गया इसी आधार पर बांटा गया है, क्योंकि इसका जो शासनकाल था 2 चरण में गया। एक चरण जो है सो उत्तर भारत अभियान कहलाया। क्या कहलाया? उत्तर भारत अभियान कहलाया। उत्तर भारत अभियान कहलाया। और दूसरा जो है सो दक्षिण भारत अभियान कहलाया। क्या कहलाया? दक्षिण भारत अभियान कहलाया। 2 चरण में इनके अभियान को हम पढ़ेंगे, जो कि पहला इनका था 1658 से शुरू होता है। उत्तर भारत 1658 से शुरू होता है और 1681 तक जाता है। और दूसरा जो था इनका दक्षिण भारत का 1681 से शुरू होता है और इनके मृत्यु तक रहता है 1707 तक। 1707 तक। तो इनके जो जीवन काल को भी हम 2 खंड में बांट करके पढ़ेंगे और इनके अभियानों को भी हम क्या करेंगे? 2 खंड में बांट करके पढ़ेंगे। इन्होंने जब उत्तर भारत का अभियान किया तो उत्तर भारत में जब इस गद्दी पर बैठा तो इनको गद्दी पर बैठते ही कई सारा विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो कि दक्षिण भारत का विद्रोह था। कई सारा विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहला विद्रोह था अहोम विद्रोह या अहोम अभियान। अहोम विद्रोह या अहोम अभियान था क्या ये? अहोम विद्रोह या अहोम अभियान जो कि कब हुआ था? 1661 से 63 इसको माना जाता है। 1661 से 63 माना जाता है इसका डेट काल। क्या था अहोम अभियान? अहोम अभियान जो था, इसने एक व्यक्ति जिसका नाम था मीर जुमला, क्या नाम था? मीर जुमला को गद्दी पर बैठते ही इसे बंगाल का गवर्नर बनाया। क्या बनाया? बंगाल का सूबेदार बनाया। गवर्नर या सूबेदार कह सकते हैं, ठीक है। बंगाल का क्या बनाया? सूबेदार बनाया। और जैसे इसको बंगाल का सूबेदार बनाया, इसके नेतृत्व में इसने अहोम साम्राज्य पर, कहा? अहोम साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अहोम कहाँ है? अहोम है असम में। कहाँ? असम में एक साम्राज्य था जिसका नाम था क्या? अहोम साम्राज्य। क्या नाम था? अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य पर इसने आक्रमण करवा दिया और अहोम साम्राज्य को मुगलों में मिला लिया। आपको यहाँ से कहीं क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने असम को मुगल वंश में मिलाया, असम को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब, ठीक है ना। इनका जो पहला अभियान था अहोम अभियान था, दूसरा था अफगान विद्रोह। क्या था? जब यह अहोम अभियान से निश्चिंत होते हैं तब इनका दूसरा अभियान था क्या? अफगान विद्रोह। क्या था? अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह क्या था? इसको मिटाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम सब पे कहानी बताते चलेंगे आगे, क्योंकि अगर हम सबको विस्तार पूर्वक बताएं तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए हम जो जितना जरूरत का चीज है उतना ही हम आप सभी को क्या करते जा रहे हैं? बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए और थोड़ा थोड़ा ही हमको इसमें जानकारी रखना भी है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ज्यादा नहीं पूछा जाता, डीपली नहीं पूछा जाता। इतना जरूर पूछा जाता है कि अहोम अभियान जो औरंगजेब था कब किया और अहोम क्या है, अहोम साम्राज्य क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि असम का साम्राज्य था क्या? अहोम, ठीक है, जिस पर आक्रमण कर दिया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने आक्रमण किया किनके नेतृत्व में? तो मीर जुमला के नेतृत्व में, ठीक है। तो और उसके बाद अहोम साम्राज्य को मिला लिया किसमें? मुगल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने अफगान विद्रोह को दबाया। कौन सा विद्रोह को दबाया? अफगान विद्रोह। क्या था अफगान विद्रोह? अफगान विद्रोह था क्या? एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है। इसने जो है सो अफगान विद्रोह किया। अफगान विद्रोह क्या था? देखिए, भारत का जो भाग था उत्तर पश्चिम, कौन सा? उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग जो था, इस उत्तर पश्चिम भाग जहां पर अभी के समय में पेशावर वगैरह आता है, पाकिस्तान का क्या आता है? पेशावर वगैरह आता है, पेशावर वगैरह आता है, ठीक है। पेशावर जो है पाकिस्तान का पेशावर वगैरह आता है अभी के समय में उत्तर पश्चिम भाग में, जो कि
उत्तर पश्चिम भाग था भारत का, वहां पे अफगान कबीलों ने विद्रोह कर दिया था। अफगान कबीलों ने विद्रोह कर दिया, जिसे 1667 से 1675 तक यह विद्रोह चला और औरंगजेब को स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा था। समझ गए? कहाँ है? उत्तर पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम भाग कहाँ हो गया? अगर हम भारत का नक्शा बनावे छोटा सा, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो अभी तो भारत ऐसा है, लेकिन पहले क्या था, ये जो पाकिस्तान था इसी में सम्मिलित था ना। तो इस एरिया का जो भाग है उत्तर पश्चिम कह रहा है, क्या कह रहा है? उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम ये भाग हो गया। इधर जो है पेशावर वगैरह आता है, तो यहाँ पे कुछ अफगान कबीले लोग रहते थे और अफगान कबीलों ने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करके ये जो रास्ता था, इस रास्ते होकर के चाइना होते हुए इस रास्ता गुजरता था, जिससे व्यापारिक मार्ग कहते थे। इस मार्ग पर उन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। और नियंत्रण करने के बाद जो मुगल साम्राज्य से क्या करना शुरू कर दिया था? विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से औरंगजेब को स्वयं जाकर के इस विद्रोह को, अफगान विद्रोह को क्या करना पड़ा? दबाना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो था अगला अभियान था राजपूत अभियान। कौन सा अभियान था? राजपूत अभियान था। राजपूत अभियान 1679 से लेकर 81 तक चला था। 1679 से लेकर के 1679 से लेकर के 81 तक चला था। ये क्या था? ये था क्या कि औरंगजेब का जो आदत था, औरंगजेब का आदत ये था कि वह जो है सो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। एनी हाउ अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था, जिस वजह से इसने अहोम साम्राज्य को खुद में मिला लिया। अहोम साम्राज्य को क्या किया? खुद में मिला लिया। दूसरा काम इसने क्या किया कि राजपूत अभियान में इसने मारवाड़ के शासक, किसे? मारवाड़ के शासक जो थे जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह। ठीक है, तो जसवंत सिंह का जो मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या किया कि इस मारवाड़ को मुगलों में मिलाना चाहा। यही मारवाड़, आपको ध्यान होगा कि इसी मारवाड़ के वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ध्यान होना चाहिए, इसी मारवाड़ की वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसी मारवाड़ की वजह से खानवा का युद्ध हुआ था। कई सारा युद्ध जो है सो मारवाड़ की वजह से हुआ था। ठीक है, तो आप इस बात को भूलिएगा नहीं। तो मारवाड़ शासक जो था जसवंत सिंह, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद औरंगजेब ने उस मारवाड़ को अपने में मिलाना चाहा, जिस वजह से राजपूतों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाना पड़ा औरंगजेब के द्वारा। और इस विद्रोह का सामना कब से कब किया? तो 1600 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद है जाट विद्रोह। क्या है? जाट विद्रोह 1669 में जाट विद्रोह। जाट विद्रोह तो बहुत गजब कहानी था बाबू। उत्तर भारत का अभियान था जाट विद्रोह। जाट विद्रोह में कहानी ये था कि जो जाट लोग रहते थे मथुरा वगैरह के क्षेत्र में, अभी के समय मथुरा वगैरह था, मथुरा था, राजस्थान का कुछ क्षेत्र था। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में, आगरा वगैरह के क्षेत्र में भी कुछ जाट लोग रहते थे, निवास करते थे। लेकिन मुगल साम्राज्य ने क्या किया? इन जाटों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया, जिस वजह से जाटों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और विद्रोह का नेतृत्व किया गोकुलदास ने। किसने किया? गोकुलदास जाट। गोकुलदास जाट ने इसका विद्रोह किया। और पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कलर थोड़ा सा अलग है, इसको चेंज ही करना सही है। बेस्ट कलर हमारा येलो है, सबसे बेस्ट कलर। तो गोकुल दास जो जाट था, इसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जैसे ही किया तो औरंगजेब ने इनको मरवा दिया। जैसे इनको मरवाया तो जाटों का
प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नया व्यक्ति आ गया जिसका नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। राजा राम। ये राजा राम इतना ज्यादा अथी था, जाट लोग कहते हैं ना बाबू, जाट एकदम एकदम ही अथी होते हैं। ये क्या किए, औरंगजेब के जो दादा थे अकबर का मकबरा ही उखाड़ लिए। अकबर का मकबरा ही उखाड़ लिए और उखाड़ करके अकबर के अस्थियों को जला दिए। इतना ज्यादा ये खचरपनी करते थे। ये क्या कह सकते हैं इसको, जाट लोग देखिए, जाट लोग बाबू दृढ़ संकल्पी होते हैं। दृढ़ संकल्पी कहने का मतलब जो है, ये लोग जो चीज ठान लेते हैं ना वो चीज करके रहते हैं। मुगल डरते थे जाटों से, क्योंकि जाट अगर जो ठान लेते ना वो कर। तो वही हुआ कि जो राजा राम था, उस राजा राम ने इसका प्रतिनिधित्व किया जाटों का, और अकबर का मकबरा को उखाड़ लिया और उनके उखाड़ करके उनके अस्थियों को पुनः क्या कर दिया, जला दिया, जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लिए यह दिक्कत की चीज थी। इस वजह से औरंगजेब ने क्या किया कि इस राजा राम को मरवा दिया, और यह विद्रोह चला कई दिनों तक। यह विद्रोह चला, यह विद्रोह जो है सो कई वर्षों तक चला। इसके बाद भी इसका जो है सो प्रतिनिधित्व करने वाला कई राजा आया, कई जमींदार आया, जाट विद्रोह चलता रहा। मुगलों के लिए, मुगलों का जो है ये संघर्ष चलता रहा, ठीक है ना। जाट विद्रोह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप विद्रोह देखें, ये था उत्तर भारत का विद्रोह। और भी कई सारा विद्रोह था, जैसे सतनामी विद्रोह। कौन सा था? सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था। ये भी उत्तर भारत का विद्रोह था। यानी कि सतनामी विद्रोह क्या था, जो मुगल था वो मुगल जो है सो हिंदू विरोधी शासक था। हिंदू विरोधी यानी कि हिंदुओं के जो गॉड थे, हिंदुओं का जब मूर्ति था, इन सभी का वह काफी ज्यादा विरोध करता था, ठीक है। जिस वजह से इसे हिंदू विरोधी शासक का उपाधि दिया गया है, किन्हें? औरंगजेब को, ठीक है। तो औरंगजेब के खिलाफ साधुओं ने एक विद्रोह किया जिसका नाम था सतनामी विद्रोह, जिसे औरंगजेब ने 1672 में दबा दिया। उसके बाद सिख विद्रोह हुआ 1675 में। सिख विद्रोह भी इसका अलग ही कहानी है। इनके जो सिखों के जो गुरु थे, नौमा गुरु तेज बहादुर, सिखों के जो नौमे गुरु थे तेज बहादुर, इसे तेज बहादुर को जो है सो कहीं कहीं पर तेग रहता है, गौ हम बता रहे हैं तेज, और कहीं कहीं पर क्या रहेगा, तेग बहादुर। क्या रहेगा? तेग बहादुर, ठीक है। तो इस बात के लिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जो तेज बहादुर था उसे मरवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। जिस वजह से सिखों ने क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। पता है, जब तेग बहादुर को मारा गया तो इनको दिल्ली के चांदनी चौक पर ला करके इसके सर को कलम कर दिया गया। यानी कि सर कलम करने का मतलब है कि गर्दन को काट दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया डायरेक्ट, ठीक है। तो तेग बहादुर को मार दिया, जिस वजह से सिखों ने इसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसके बाद एक था बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह भी हुआ था, बुंदेलखंड के एरिया में बुंदेला विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसे औरंगजेब ने दबा दिया, ठीक है। ये उत्तर भारत का अभियान था। इसका अगला आपका हम जब दिखाएंगे, इसका दूसरा चरण है जो कि शुरू होता है दक्षिण भारत की ओर से। दक्षिण भारत अभियान कहलाता है इसका। क्या कहलाता है? दक्षिण भारत अभियान कहलाता है। दक्षिण भारत अभियान कहलाता है, ठीक है। ये शुरू कब से होता है? तो 1681 से लेकर के 1707 तक चलता है। कब तक? 1681 से 1707 तक चलता है। इनके मरने तक, इनके निधन तक यह अभियान चलता है। इसमें 3 अभियान काफी ज्यादा प्रमुख थे। 3 अभियान जो था काफी ज्यादा प्रमुख थे, जिनमें सबसे पहला अभियान हम तो बता देंगे बाबू कि सबसे पहला अभियान इनका था मराठा अभियान। मराठा अभियान सबसे पहला अभियान में आता है, क्योंकि यह अभियान इनका जो है 1681 से लेकर के चलता रहा। कब तक? 1707 तक। ये समाप्त ही नहीं हुआ। ये जो अभियान था यह समाप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि औरंगजेब जो है सो मराठों को खुद अपने में, मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन मराठे ये चीज संभव होने नहीं दी।
और भी कई सारा रीजन था। रीजन जैसे था, इसका सबसे प्रमुख रीजन माना जाता है कि औरंगजेब ने मराठों पर जो चढ़ाई करना शुरू किया, इसका सबसे पहला रीजन था कि औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था सो चला गया था शिवाजी के पुत्र के पास संरक्षण, मराठों के पास संरक्षण में चला गया था, जिस वजह से औरंगजेब ने क्या किया कि इनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन मराठे युद्ध में महारथी हासिल कर रखे थे और औरंगजेब उनको कभी पराजित सही ढंग से नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो मराठा अभियान था इनका, यह चलता रहा। दक्कन का क्षेत्र का सबसे लंबा अभियान था ये मराठा अभियान। ठीक है, जो कि औरंगजेब के जीते जी चालू रहा, मरने के अंत तक जारी रहा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसका जो हम दूसरा अभियान मानते हैं, यह 1686 में स्टार्ट हुआ था, बीजापुर अभियान। बीजापुर अभियान जो था, देखिए दक्कन में इनके तीन प्रतिद्वंदी थे, जिनमें पहला था मराठा, दूसरा था बीजापुर, तीसरा था गोलकुंडा। अब क्या ऐसा रीजन था कि ये तीनों प्रतिद्वंदी थे? तो पहला रीजन था मराठा एक हिंदू साम्राज्य था, ठीक है, जो कि हिंदू को विस्तारित कर रहा था, जिसे औरंगजेब क्या करना चाह रहा था, रोकना चाह रहा था। ठीक है, दूसरा रीजन था कि ये जो बीजापुर और गोलकुंडा था, हालांकि इस दोनों का शासक मुस्लिम ही था, सिकंदर आदिल शाह और अबुल हसन कुतुब शाह, ये दोनों मुस्लिम ही था। लेकिन बाबू ये दोनों शिया मुस्लिम था। कैसा मुस्लिम था? शिया मुस्लिम। अब शिया मुस्लिम क्या होता है? तो जब हम मुस्लिम आपको पढ़ाएंगे, मुस्लिम धर्म का जो शुरुआत हुआ, जो उसका स्थापना हुआ, किस तरह उसका जो शुरुआत हुआ, सारा कुछ जब पढ़ाएंगे हम, उसमें बतलाएंगे कि जो मुस्लिम धर्म भी दो भाग में विभक्त हो रखा है, बट रखा है। एक है शिया और दूसरा क्या है? सुन्नी। क्या है? सुन्नी। पहला क्या है? शिया और दूसरा क्या है? सुन्नी। तो औरंगजेब जो था सुन्नी मुस्लिम था। कैसा मुस्लिम था? सुन्नी मुस्लिम था। और दक्षिण भारत में जो दो शासक जो था, पहला गोलकुंडा का शासक और बीजापुर का शासक, ये दोनों कैसा शासक था? तो शिया शासक था। और औरंगजेब चाहता था कि हम इन दोनों शिया शासक को समाप्त कर दें, जिस वजह से औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान किया। और इनका सबसे प्रमुख अभियान तो मराठा का अभियान रहा, जो कि समाप्त ही नहीं हुआ। और दूसरा अभियान था बीजापुर का अभियान, जो कि इन्होंने 1686 में किया। और सिकंदर आदिल शाह को क्या किया? हरा करके इसके साम्राज्य को, यानी कि बीजापुर को, अपने मुगल वंश में मिला लिया। ठीक है, दूसरा अभियान था गोलकुंडा का अभियान, जो कि 1687 में चला। कब चला? 1687 में। और यह जो अबुल हसन कुतुब शाह था, इसके विरुद्ध यह अभियान चला और अंततः गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। समझ रहे? ठीक है, और ये जो मराठा संघर्ष था, ये समाप्त ही नहीं हो पाया। औरंगजेब के रहते मरते काल तक यह संघर्ष चलता रहा। और औरंगजेब जो है मृत्यु के समय में भी मराठा संघर्ष कर रहा था, उस समय भी। ठीक है, तो तीन हमने प्रमुख समझा कि इनका दक्षिण भारत का अभियान था। उत्तर भारत में तो कई सारा अभियान था, जैसे कि जाट विद्रोह था, जैसे कि क्या कहते हैं, अफगान विद्रोह था उत्तर भारत का। उसके बाद आपका हो गया क्या, अहोम अभियान हो गया। ठीक है, उसके बाद कई सारा अभियान था, जो कि हम आपको कई सारा बताए हैं, और ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे देखिए एक बार और दिखा देते हैं। ओह माय गॉड, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको इसमें प्रमुख याद रखना क्या है? तो अहोम अभियान 100% याद रहना चाहिए। एनी हाउ आपको क्या रहना चाहिए? अहोम अभियान याद रहना चाहिए। दूसरा आपको इसमें क्या याद रहना चाहिए? जाट विद्रोह ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, जाट विद्रोह ध्यान रहना चाहिए। और तीसरा इसमें आपको सिख विद्रोह याद रहना चाहिए। तीन जो है सो इसमें ध्यान रहना चाहिए। तीनों का काल पीरियड भी देख लीजिए। अहोम अभियान का जो है 1661 से 1663, उसके बाद जाट विद्रोह का भी क्या है 1669, उसके बाद सिख विद्रोह 1675। तीन अभियान
उत्तर भारत का इनका आपको ध्यान ही रहना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दक्षिण भारत का अभियान था, तो ये तीनों अभियान आपको ध्यान रखना चाहिए। तीनों अभियान वीवीआई है। तीनों अभियान क्या है? वीवीआई है इनका। दक्षिण भारत का गोलकुंडा, बीजापुर और मराठा का संघर्ष, ठीक है। तीनों ही ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनका मृत्यु, अच्छा, ये जो व्यक्ति थे औरंगजेब, एकदम अनुशासित वाला व्यक्ति थे। हम क्या बोले थे आपको कि ये बचपन से ही काफी तेज तर्रार थे, पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थे। तो जो व्यक्ति इंटेलिजेंट था, तो वो कहीं ना कहीं अपने नियम कानून को फॉलो करते थे, और साथ में इनको ये जो है सो इस्लामिक कानून को अत्यधिक मानते थे, जिस वजह से ये अनुशासित बहुत ज्यादा थे, अनुशासित थे। और व्यक्तिगत जीवन में ये जो है तो सादगी को पसंद करते थे, यानी कि लहक चहक ज्यादा इनको पसंद नहीं था, वो दिखावा का कपड़ा ज्यादा नहीं पहनते थे, ठीक है। ये बहुत सादगी वाला जीवन जीते थे। हालांकि थे बहुत ज्यादा हिंदू कट्टरवादी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इतिहास में इसको बताया गया है कि मुगलों का सबसे खतरनाक बादशाह अगर कोई रहा या सम्राट रहा, तो वो कौन था? औरंगजेब। खतरनाक, यानी कि वह युद्ध के मैदान में खतरनाक थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यह बहुत ही शांत व्यक्ति थे, शांत प्रिय व्यक्ति थे, एकदम क्या कहते हैं उसको, अनुशासित व्यक्ति थे। इनका जो कट्टरपंथी था ये बाबू बहुत ज्यादा यानी कि इनके साम्राज्य में इस्लामिक कानून चलता था। इस्लामिक कानून जिसे हम शरिया का कानून कहते हैं, और वह कानून जो है सो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कानून है वो, ठीक है। लोग इन्हें जिंदा पीर की उपाधि देते हैं। क्या देते हैं? जिंदा पीर। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर की उपाधि दिया गया है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जानते हैं बाबू, औरंगजेब का हमको ये खासियत बहुत ही अच्छा लगा। पता है क्या? कि औरंगजेब जो है सो अपने जीवन काल में एक भी पैसा शाही खजाना का उपयोग नहीं किया। यह जो है अपना पर्सनली खर्चा जो था सो खुद टोपी सी करके और उसको बेच करके कमाए हुए पैसा से करता था। दूसरा, जो इन्होंने जो कुरान था, क्या था? कुरान, जो इस्लाम का धार्मिक पुस्तक कहलाता है, कुरान का नकल कह सकते कि, यानी कि कुरान को देख करके उसका नकल छापते थे और उसको बाजार में बेच करके जो पैसा आता था उससे अपने व्यक्तिगत जीवन पे खर्चा करते थे। इतना हमको ये सादगी बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति जो कि पूरे भारत का सम्राट कहलाता था, वह व्यक्ति खुद के ऊपर खर्चा टोपी सी करके करता था और पुस्तक का नकल छाप करके करता था। इसीलिए इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। जिंदा पीर की उपाधि दी गई है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? जिंदा पीर कहा जाता है। किसे? औरंगजेब को। क्वेश्चन कई बार पूछा है। इन्होंने अपने प्रमुख नीतियों और सुधारों में प्रमुख काम किया ये कि इन्होंने अपने शासनकाल में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उस जजिया कर को इन्होंने पुनः लागू किया। आप लोगों को ध्यान होगा, जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था, यानी कि अगर इनके साम्राज्य में अगर कोई हिंदू है तो उसे देना पड़ेगा क्या? जजिया कर देना पड़ेगा। कोई अगर हिंदू निवास कर रहा है तो उसे क्या देना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने दरबार प्रतिबंध, दरबार में जो है संगीत वगैरह, नृत्य, ज्योतिषी और शराब वगैरह पीने से पूर्णतः मना कर दिया। यह व्यक्ति खुद बीना का जानकार था, बीना बजाने में यह महारथी हासिल था इसको, लेकिन यह संगीत को पसंद नहीं करता था। यह चाहता था कि इसके साम्राज्य में संगीत पूर्णतः बंद हो जाए, कहीं भी नहीं बजे। यह संगीत को समाप्त करना चाहता था। संगीत, नृत्य, ज्योतिषी, इस सब पर इसने पाबंदी लगा रखी थी, ठीक है। इसने गुरु तेज बहादुर जी को क्या कर दिया? हत्या करवा दिया। ये तो हम बता ही दिए, तेज बहादुर जी का इन्होंने क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। और इन्होंने राजनीतिक सुधार में फतवा ए आलमगीरी, यानी कि एक जो था इस्लामिक कानून का व्यापक संकलन था। हम क्या बोले आपको कि इन्होंने इस्लामिक कानून को अधिक जानकारी रखते थे और इस्लामिक कानून को ही ये फॉलो करते थे। इसलिए इन्होंने एक कानून बनवाया था, निर्माण करवाया था, जिसे कहा गया फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी जो कि इस्लामिक कानून था, और इस्लामिक कानून के इसी कानून के आधार पर
इनका साम्राज्य क्या करता था, चलता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तिरिथ कर को पुनः लागू करवा दिया। हमने बताया था कि तिरिथ कर को अकबर ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे तिरिथ कर को इसने पुनः से क्या कर दिया, लागू कर दिया। तिरिथ कर यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी तीर्थ पर जाता है तो उससे उस तीर्थ पर जाने से पहले उसे कर देना पड़ता था। ठीक है, उसी को क्या कहा गया, तीर्थ कर। ये जो है मंदिर संबंधित नीतियों को लागू कर रखा था। मंदिर क्या, ये मंदिर कहीं भी था तो वो मंदिर इसके आधार इसके अनुसार रहना चाहिए, अगर इसके अनुसार नहीं है तो वो मंदिर को तोड़ देता था। इसे मूर्ति भंजक का उपाधि दिया गया है। किस चीज का, मूर्ति भंजक का उपाधि। ठीक है, मूर्ति भंजक का क्या होता है, मूर्ति भंजक मतलब कि मूर्ति को तोड़ने वाला। ये कई सारा मूर्ति को तोड़ दिया था, जैसे कि मथुरा का मंदिर, मथुरा को मंदिर को तोड़ दिया था, उसके बाद काशी के मंदिर को तोड़ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने मंदिर संबंधित कई सारा कानून बनवाया और मंदिर को तोड़ तोड़ के इन्होंने क्या कर दिया था, वहां पे मस्जिद बनवा दिया था, मस्जिद वगैरह का निर्माण करवा दिया था। तो इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, मूर्ति भंजक का उपाधि दिया जाता है। इसने अपने जीवन काल में एकमात्र चीज बनवाया स्थापत्य के नाम पर। स्थापत्य हालांकि बनवाया बहुत सारा चीज, लेकिन इनका एकमात्र स्थापत्य है जो फेमस है इनके नाम से, वो था बीबी का मकबरा। इनकी जो बीबी थी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, जो कि फारस की क्या थी, राजकुमारी थी। उनके याद में नहीं, उनके कहने पर अपने पिता शाहजहां के जैसे ही ताजमहल का निर्माण करवाना चाह रहा था। देखिए ये भी ताजमहल जैसा लग रहा होगा, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। तो ताजमहल देख रहे हैं, इसमें भी गुंबद है, ये भी गुंबद, पिलर, सारा गुंबद देख रहे हैं, ये भी ताजमहल के जैसा ही था। लेकिन यह मकबरा जो है उतना बेहतर नहीं हो पाया, ये उतना ताजमहल जैसा एकदम नहीं बन पाया। ठीक है, इसीलिए इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है और ताजमहल का नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताजमहल का नकल। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी के लिए। किसके लिए, दिलरास बानो बेगम के लिए। इनकी जो मैडम थी दिलरास बानो बेगम, वो इसको क्या बोली, देखिए, आप हमको खुश रखिए और जिस तरह आपके पिता ने, देख रहे हैं आपके पिता कितना प्रेम करते थे कि उनके लिए इतना बड़ा बनवा दिया, इतना बड़ा महल बनवा दिया उनके मकबरा के लिए, और आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बाबू, दुनिया तो सब बीवी के पीछे ही बेहाल है, ये दुनिया बीवी के पीछे ही बेहाल है। इसलिए ये भी बेचारा जो है सो अपनी बीवी के लिए बनवाया क्या, मकबरा। हालांकि यह मकबरा सोचा था कि ताजमहल जैसा बनेगा, लेकिन बना नहीं, इसलिए इसको ताजमहल का नकल कहा जाता है। ये कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। ठीक है, यह भी औरंगाबाद में है। इसके साथ इन्होंने कई लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किला के अंदर है। ठीक है, और सबसे बड़ा इनका स्थापत्य शैली जो निर्माण जो था, स्थापत्य निर्माण जो था, ये था क्या, बीबी का मकबरा। ठीक है, इनका जो मृत्यु है बाबू 3 मार्च 1707 को हो जाता है, एकदम वृद्धावस्था में, जब इनको फीवर आ जाता है। तो जब इनको फीवर आ जाता है तब इनको जो है सो फीवर की वजह से, यानी कि बुखार की वजह से कई दिनों तक बुखार इनको लगातार लगते रह गया, जिस वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात इनको जो है सो औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में ही एक जगह है खुलदाबाद, क्या नाम है, खुलदाबाद में इनको दफनाया गया। और औरंगाबाद में एक जगह है जिनका नाम है खुलदाबाद, जो कि महाराष्ट्र के तहत पड़ता है, वहां इनको क्या किया गया, दफनाया गया। और इन्होंने, औरंगजेब ने अपने जो इनका वसीयत था, उस वसीयत में लिख रखा था कि मेरे मकबरा पर कोई भी बड़ा महल या कोई भी बड़ा इमारत का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, नहीं करवाना, जिस वजह से इसका मकबरा जो है सो अभी भी ऐसे ही खुले में ही है। ठीक है, नॉर्मल सा मकबरा है। कहाँ है, खुलदाबाद में। कहाँ पड़ता है खुलदाबाद, औरंगाबाद में ही पड़ता है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो औरंगाबाद कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 में बुखार लगने की वजह से। बुखार लगने की
वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका औरंगजेब समाप्त हुआ, यानी कि हम मुगल वंश का छठे शासक को पढ़ा दिए, जो कि अब तक के सबसे बेहतर शासक और सबसे महत्वपूर्ण शासक लोग थे मुगल वंश का। ठीक है, इससे आगे हम उत्तर मुगल काल को पढ़ाएंगे। उत्तर मुगल काल को पढ़ाएंगे औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद जो है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का जो है सो चरम उत्कर्ष जो था वो घटने लगा, और यह इनका जो विस्तारीकरण था सब रुक गया, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है सो ढहना शुरू हो गया, यानी कि कमजोर होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम आगे पढ़ाएंगे आपका उत्तर मुगल काल। ठीक है, उत्तर मुगल काल में कई सारे शासक आते हैं जिनको हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाद बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए हमारे टीम ने, आशा मिशन ऑफिशियल ने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल पर आपके इसका नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी आशा मिशन ऑफिशियल पर जाकर के, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो में दे दिया गया है, आप उसको फॉलो कीजिए और नोट्स आपको उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बाकी आप सबसे अब विदा लेते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।